जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट मैजिक क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग का पहले क्लास में आप लोग का केमिस्ट्री पढ़ाया गया था आवर्त सारणी, आज उसी आवर्त सारणी को पढ़ाकर लास्ट करेंगे। ये मेरा 2 वीडियो आवर्त सारणी का होगा और इससे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक वैज्ञानिक थे, तो उस वैज्ञानिक का नाम था डेवनियर साहब। डेवनियर साहब त्रिक का नियम दिया, त्रिक का नियम दिए। त्रिक का नियम में कहे क्या कि अगर, देखिएगा इधर गौर कीजिएगा, अगर कोई 3 गो तत्व लेते हैं, देखिएगा अगर कोई 3 गो तत्व लेते हैं, जैसे लिथियम को ले लिए, सोडियम के ले लीजिए और पोटेशियम के ले लीजिए। अगर 3 गो कोई तत्व लेते हैं तो 2 फर्स्ट और तीसरा को जोड़ के, फर्स्ट और तीसरा के जोड़ के परमाणु भार या परमाणु संख्या कोई भी जोड़ सकते हैं, आंसर वही आएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड को जोड़ते हैं तो बीच वाला का परमाणु भार निकलता है, या तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के परमाणु संख्या पर भी लिखे तो बीच वाला का परमाणु संख्या निकलेगा। तो हुआ क्या, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3, और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है, 19, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 19 और 3 कितना हुआ, 22, 22 में 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 11। हालांकि दिए थे परमाणु भार पर, डेवनियर साहब परमाणु भार पर इस चीज को दर्शाए थे। जैसे परमाणु भार पर भी ले लीजिए, लिथियम का कितना है, 7, और पोटेशियम का कितना है, 39, 2 से भाग दीजिए जोड़ के तो 46/2 आएगा, कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23। वैसे बेरिलियम पर भी और कैल्शियम को भी जोड़ के लाइएगा तो आपको मैग्नीशियम का निकलेगा। लेकिन ये नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम के बाद अगर जाके देखना शुरू किए तो ये नियम लागू नहीं हुआ। देखिएगा जैसे टाइटेनियम टी है, IHF है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 22 + 72 में जोड़ के अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आप लोग का तो हो जाएगा 2, 9, 94/2 आ जाएगा कितना, 2 चौको 8, 2 से 47, 2 चौको 8, 2 सते 14, जो कि आना चाहिए था कितना, 40। तो पता चला कि कैल्शियम के बाद इनका नियम लागू नहीं हुआ। फिर वही बीच में आ गए कौन, न्यूलैंड साहब। कौन आए, न्यूलैंड साहब आए और इसने अष्टक का नियम दिए। क्या दिए, अष्टक का नियम। डेवनियर साहब 29 में आए थे। एक चीज याद रखिएगा, पीछे डेवनियर साहब 1829 में त्रिक का नियम दिए थे, इस चीज को याद रखिएगा। 1829 में त्रिक का नियम दिए, त्रिक का नियम दिए थे। अब उसके बीच में आए कौन, न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम दिया। क्या दिए, अष्टक का नियम दिए, अष्टक का नियम दिया, अष्टक का नियम दिया। और इसने बोले कि 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के क्या होता है, समान होता है। 8वें तत्व का जो गुण होता है पहले तत्व के क्या होता है, पहले तत्व के गुण के समान होता है, गुण के समान होता है, गुण के समान होता है। 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के कुछ होता है, समान होता है। और इसने 1863 में ये बात को बोले। डेवनियर साहब का 1829 में त्रिक का नियम दिए, न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम दिए और 1863 में बोले। एक शब्द इसी में बोलते हैं सारे गामा पदा निशा, पदा निशा। और यही बोले थे कि पहले तत्व का गुण 8वें के बराबर है, दूसरे तत्व का गुण 9वें के बराबर है, तीसरे तत्व का गुण 10वें के बराबर है। सारा का सारा बात बोले थे। और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। कितना था, 56 था। और इनका बात रहा कि कोरियम पर जाकर इनका बात खत्म हो गया, कोरियम तक ही इनका बात को रहा, उनके बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। ये न्यूलैंड साहब के कहना था कि अष्टक के नियम के अनुसार बोले थे कि 8वें तत्व का गुण पहले गुण के तत्व के क्या है, बराबर रहता।
अब उसके बाद आए कौन, अब उनके उसके उनके उनके बाद आए, उनका नाम है मेंडलीव साहब। कौन आए थे? मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब, मेंडलीव साहब आए 1869 में। आई तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से सजा, परमाणु भार पर सजा, परमाणु भार पर सजाए मेंडलीव साहब। अब समझिए बात को। कहना था इनको कि हम परमाणु भार के हिसाब से सजा देंगे पीरियोडिक टेबल को, और सजाए भी 1869 में परमाणु भार के हिसाब से मेंडलीव साहब सजाए। अब हर साल को बार बार एग्जाम में पूछता है कि परमाणु भार के हिसाब से कौन से वैज्ञानिक सजाते हैं, तो मेंडलीव, कौन? मेंडलीव साहब। समझिएगा इनके में कमी आने लगा। जैसे परमाणु भार के हिसाब से सजाए तो हाइड्रोजन का कहना था कि हाइड्रोजन को कहना था कि हमको 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जिसको हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम, 2 को ड्यूटेरियम और 3 को ट्राइटियम कहता है। अब ये बोले कि ठीक है, आप परमाणु भार के हिसाब से है तो मेरा तो 3 गो समस्थानिक। फिर कार्बन, कार्बन का 12, एक कार्बन 14 है, ये भी बोले कि हमारा 2 गो। तो इनको दिक्कत होने लगा। बात भी सही था कि जब आप परमाणु भार के हिसाब से सजाए तो हमको 3 गो है समस्थानिक, कार्बन के 2 गो समस्थानिक। तब हुआ जब आगे बढ़े तो यहाँ पे इनका गलत निकला। देखिएगा कोबाल्ट और निकेल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कहे कि जब परमाणु भार के हिसाब से आप सजा रहे हैं तो कोबाल्ट का परमाणु भार 58.933 और निकेल का परमाणु भार 58.693। तो बोले कि आप जब परमाणु भार के हिसाब से तो पहले कम वाला को पहले होना चाहिए था, ज्यादा वाला को बाद में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कहे कि ज्यादा वाला को पहले लिए, यहाँ भी गलती हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। परमाणु भार के हिसाब से भी इनको गलत होने लगा। लेकिन 1869 से लेके 1913 तक के बीच का सफर ही मेंडलीव तक रहा। 1913 में मोसले साहब आए। हालांकि मेंडलीव के समय अगर पूछेगा ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था, ये भी याद रखिएगा। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। डोबनियर के समय कोई तत्व ज्ञात नहीं था। तो मोसले साहेब 1913 में आए और एक चीज, इस समस्या का तो झेल ही रहा था अबर सारणी में लोग। लेकिन 1913 में मोसले साहब आए और जो दिक्कत था वो दिक्कत को गहन किए। गहन करने के बाद पता चला कि ठीक है, यहाँ पे भी दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, कार्बन को भी दिक्कत है, हाइड्रोजन को भी दिक्कत है। तो इसने कहे कि पूरे आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पर सजा दिया जाए। किस पर सजा दिया जाए? परमाणु संख्या पर। और परमाणु संख्या पर जैसे ही सजाए तो को हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, समस्थानिक आपका अलग अलग, लेकिन परमाणु संख्या के 1। कार्बन का क्या था? 6 था। तो 6 जहां अपना है, कहे कि हाइड्रोजन का 1 है, एक जगह एक स्थान पर है, 1 नंबर पर है, कार्बन का 6 पर है। तो परमाणु संख्या, और इस समय मोसले के परमाणु संख्या के आधार पर 1913 में पीरियोडिक टेबल के सजाए। उस समय 114 गो तत्व था, अभी वर्तमान में 118 है, लेकिन उनके अनुसार 114 था। तो पूरा जब पीरियोडिक टेबल को सजा के जब मोसले साहब तैयार किए, और उनके बीच में एक बात पॉइंट छूट गया था, पूछ दे अगर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव साहब को कहा जाता है। और अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है मोसले साहब। सब याद रखिएगा, सारणी का पिता मोसले साहब को कहा जाता है। मोसले साहब कब परमाणु भार पर सजाए? 1913 में। इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना? 14। मेंडलीव साहब 1869 में परमाणु भार के हिसाब से, और
उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। न्यूलैंड साहब अष्टक का नियम दिए, वो बोले कि 8वें तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मिलता है। जैसे उनका कहना था हाइड्रोजन और फ्लोरीन पर एग्जाम्पल दिए कि दोनों के संयोजकता एक होता है, उसी तत्व पर दिए थे अष्टक के नियम न्यूलैंड साहब। और उस समय तत्वों की संख्या क्या था, 56 था। अब आइए मेंडलीव साहब से, मेंडलीव साहब के समय अगर पूछ दे आवर्त की संख्या कितना है तो 7 और वर्ग की संख्या कितना था, 9। हालांकि पिछले क्लास में इसकी चर्चा हम किए थे। मेंडलीव साहब के समय आवर्त की संख्या 7 था, वर्ग की संख्या 9 था। मोसले के हिसाब से अगर पूछ दे आवर्त की संख्या कितना है तो 7, लेकिन वर्ग की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 18 होगा। इतना तक आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का आते रहता है बार बार। अब आते हैं आगे, टोटल तत्व की संख्या कितना था, 118। टोटल तत्व की संख्या 118 है और उसमें कितना धातु है, कितना धातु है, कितना उप धातु है, कितना तत्व प्राकृतिक रूप से है, कितना कृत्रिम रूप से बनाया गया, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए आगे बढ़िए। टोटल हम लोग के आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कितना है, 118 तत्व है। देखिएगा 118 है। तो सबसे पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। टोटल तत्व, हालांकि टोटल तत्व की संख्या कितना है, 118। 118 में से कहेगा धातु कितना है, हालांकि इसका डाटा देख लीजिएगा, 91 धातु है। अधातु की संख्या कितना है, अधातु 7। और उप धातु की संख्या कितना है, अधातु की संख्या 20 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 7 लिखे हैं। अधातु की संख्या 20 हो जाएगा और उप धातु की संख्या 7 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो टोटल 118 आएगा, 118। इसी में आप लोग का पूछ देगा कि 118 में कृत्रिम कितना है और प्राकृतिक तत्व कितना है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रूप से हमको 94 तत्व है और कृत्रिम रूप से हमको 24 तत्व है। कितना है, 24। 24 94 कितना है, 118। तो अगर इसमें एक बात और पूछ दे कि सबसे पहला पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व तो हाइड्रोजन हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला, सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए, समझाना था, पिछले वीडियो में समझा दिए थे। पहला तत्व पूछेगा आवर्त सारणी का तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अंतिम तत्व देखिएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। सबसे अंतिम तत्व 118वां तत्व कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ओजी हो जाएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूरे आवर्त सारणी में, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के देख रहे हैं, पूरे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7। कितने आवर्त है, 7। तो पूरे आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, तो कहेगा सबसे छोटा आवर्त कौन सा होगा। तो सबसे छोटा आवर्त आप लोग का, सबसे छोटा आवर्त पहला है। कौन है, पहला आवर्त। देखिएगा पहला आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन एक चीज और है, यही से क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा आवर्त पहला है, पूछेगा कौन ऐसा आवर्त है जिसमें केवल गैस है, तो सिर्फ पहला आवर्त। देखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम, पहला आवर्त एक ऐसा है जिसमें कि 2 सबसे छोटा आवर्त है, 2 तत्व है इस आवर्त में और दोनों को चीज है गैस। कहेगा सबसे बड़ा आवर्त, सबसे बड़ा आवर्त, तो सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त। 7वां आवर्त कहिएगा सर 7वां काहे नहीं हुआ, 32 प्लस उसमें कुछ तत्व अधूरा रखा गया। एक सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है, छठा आवर्त। अब बात करते हैं धातु और धातु उप धातु के पहचानने के लिए आवर्त सारणी में। तो देखिएगा आवर्त सारणी में, देखिएगा ये जो ब्लॉक देख रहा है एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये दोनों कैसा, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की सारी तत्व क्या है, धातु। तो ध्यान से सुनिएगा, एस ब्लॉक का टोटल तत्व क्या है, धातु। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एस ब्लॉक में कितना वर्ग है, 2। कितना वर्ग है, 2। पहला वर्ग
क्षारीय धातु कहते हैं। पहला वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहा जाता है। पहला वर्ग को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। सब एक एक चीज गौर से सुनिएगा। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो सब फर्स्ट के ए वर्ग में क्या? क्षारीय, दूसरा वर्ग में क्या? क्षारीय मृदा धातु। हालांकि दोनों फर्स्ट ए और सेकेंड वर्ग के क्या कौन सा धातु है? तो सॉरी क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। किस ब्लॉक में है? एस। तो एस ब्लॉक के सारा का सारा तत्व क्या हुआ? धातु हुआ। अब आइए यहाँ पे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के भी सारा का सारा तत्व क्या है? धातु। अब आइए पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला, हम बताए थे कि उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। यही 7 उपधातु। क्या? उपधातु। उपधातु। और उपधातु के इधर वाला जितना भी लाइन देख रहे हैं फिगर, अधातु। क्या है? अधातु। तो समझिए। अब 18वां वर्ग पर ध्यान दीजिए। 18वां वर्ग एकदम रट जाइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। 18 वर्ग को क्या कहा जाता है? 18 वर्ग को अक्रिय गैस कहा जाता है। 18 वर्ग को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। 18 वर्ग को अक्रिय गैस कहा जाता है। इसको 18 वर्ग को जीरो वर्ग भी कहते हैं। 18 वर्ग को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। इसमें कहेगा संयोजकता, इसका संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देगा तो 8 होगा। एक हीलियम अपवाद है कि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते भर में भी अक्रिय है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए 17 वर्ग। 17वां वर्ग को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें आता है। आयोडीन आता है। तो इसको हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। 17वां वर्ग को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ग को हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है? 13वां वर्ग को, 17वां वर्ग को, सॉरी। अब आइए इधर पूछेगा कि सिक्का का धातु किस वर्ग में आता है? तो 11 वर्ग। 11वां वर्ग में सिक्का का धातु कहा जाता है 11वां वर्ग को। देखिएगा इसमें आता है कॉपर, चांदी और सोना। इसमें पूछेगा भी आधात वर्धनीयता सबसे ज्यादा किसका होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आधात वर्धनीय सोना का होगा, फिर चांदी का होगा, फिर कॉपर का होगा। सोना, चांदी और कॉपर का होगा। चीज याद रखिएगा। और डी ब्लॉक को, अब आइए पी ब्लॉक में इससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराएंगे अभी। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व का यूज कहाँ होता है? जो हम लोग का जो गाय भैंस में जो सीमेंट डलाता है वो जो सुरक्षित किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है। किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है। देखिएगा नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है। अब देखिएगा यहाँ से क्लोरीन, पानी को साफ करने में क्या चीज का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। पानी को साफ करने में क्लोरीन का, नाइट्रोजन का बताए। और देखिएगा एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन और पारा। देखिएगा यहाँ समझिएगा, वहां जगह नहीं है। ब्रोमीन और पारा को समझिएगा। एक तत्व है ब्रोमीन और एक तत्व है पारा। देखिए ब्रोमीन कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। तो ब्रोमीन को होगा अधातु। लेकिन एक पूरे आवर्त सारणी में 2 ऐसे तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ब्रोमीन और एक पारा। लेकिन ब्रोमीन का चाहिए अधातु
और पारा कौन सी है, धातु। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि कौन ऐसा तत्व है, धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। कहेगा कौन ऐसा धातु है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी। क्लोरीन पानी को साफ करता है, फूल के रंग को उड़ा देता है, फूल के रंग को कुछ करता है, उड़ा देता है। सब याद रखिएगा। फास्फोरस कहाँ सुरक्षा होता है, पानी में सुरक्षित रहता है। फास्फोरस कहाँ सुरक्षित होता है, पानी में सुरक्षित होता है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है, अवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। अब कहिएगा अवारा क्यों कहा जाता है। अब देखिएगा धातु का पूरा इधर सजाया गया है, अरे ये अकेले कहाँ है, धातु की तरफ, तो अवारा की तरफ इधर है, तो इसके लिए अवारा तत्व कहा गया हाइड्रोजन को। लिथियम, अगर लिथियम की बात करें तो सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का धातु है। सबसे हल्का धातु कौन हुआ, सबसे हल्का धातु लिथियम है। हाइड्रोजन पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन में सबसे ज्वलनशील गैस है, सबसे ज्वलनशील गैस तत्व या गैस, सबसे ज्वलनशील गैस। इसीलिए अब पहले जहाज वहाज के टायर में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता था, लेकिन अब किसका होने लगा है, हीलियम का। हवाई जहाज में, यहाँ नोट कीजिएगा, हवाई जहाज में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। सबसे ज्वलनशील गैस, अवारा तत्व, पूरे पीरियड का सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन, अवारा तत्व हाइड्रोजन, सबसे ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन। पहले जो जहाज में प्रयुक्त होता था क्या होता था, हाइड्रोजन होता था टायर में। चलिए अब आइए लिथियम का सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम। सबसे मुलायम धातु पूछ दे तो सोडियम। एक एक करके समझिए, सबसे मुलायम धातु कौन हो जाएगा, सोडियम। और मुलायम होने के वजह से ही चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम, ये हथेली पर रखते ही पिघल जाता है, हथेली पर रखते क्या हो जाता है, रखते पिघल जाता है, पिघल जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आप लोग का इतना चीज समझ में आया होगा। एक एक चीज पर हम देख रहे हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। चलिए आप लोग को दोस्तों पूरा विश्वास होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग का आवर्त सारणी से लगभग क्वेश्चन करा दिया गया है। और थोड़ा सा अगर बाय मिस्टेक अगर क्वेश्चन छूटा होगा हमसे पढ़ाने में, तो आप लोग का टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कुछ छूटा होगा तो उसको भी वहां पे कवर कर लीजिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।